सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को हमारे चैनल में स्वागत है। और धीरे धीरे वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब पहले से बेहतर हूँ और रिकवरी हो रही है, जल्दी रिकवर हो जाऊँगा। और इस अपने बुरे समय में मैंने एक बात सीखी है, और वो ये मैं तो वैसे भी इन अस्पतालों, बड़े बड़े जो हेल्थ माफिया हैं, मेडिकल माफिया हैं, इन लोगों के खिलाफ था पहले भी। पर कुछ समय की बात है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। शायद भगवान ने मुझे ये जो दंड दिया हॉस्पिटल जाने का, उसके पीछे वो मुझे सीख देने जा रहे थे। पहली सीख ये कि आयुर्वेद के अलावा दूसरी कोई पद्धति आपको स्वस्थ नहीं कर सकती। और दूसरी ये कि जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होने जाते हैं तो आप ये समझ लो कि वहाँ पर बलि के बकरे होते हैं और वहाँ बैठे लालची लोग, उनको आपके स्वास्थ्य से, आपकी जान से कोई लेना देना नहीं होता। उनकी सारी बुद्धि, उनका सारा ज्ञान, सारा टैलेंट इसमें है कि वो आपका घर बिकवा दें, आपका खेत बिकवा दें, आपके पास यदि कोई बैंक बैलेंस है उसको ख़त्म करवा दें, और यदि आपके पास में कुछ जेवर वगैरह है वो बिकवा दें। ये माइंड सेट है। अब वहाँ पर इस प्रकार से बातें होती हैं कि देखिए, शहर में लोग 1 लाख रुपया डेंगू में खर्च कर देते हैं और यहाँ कोई 30,000 देने में, 40,000 देने में नानी मरती है। और सच तो ये है कि डेंगू का इलाज इनके पास होता नहीं। डेंगू का इलाज इनके पास क्या, किसी के पास नहीं है। वो एक वायरल बुखार है, अपने आप ठीक होता है 5 दिन 6 दिन में। तो केवल शरीर को कायम रखो, केवल दर्दनाशक दवाइयाँ, बुखार न चढ़ने दें। बुखार कंट्रोल में रहेगा, 4-5 दिन बाद डेंगू अपने आप चला जाएगा। केवल 100 रुपये का इलाज, केवल 100 रुपये के इलाज में डेंगू ठीक होता है। लेकिन आज एक व्यक्ति, जब मैं जूस लेने गया तो एक व्यक्ति वहाँ थे, वो भी जूस लेने आए थे और हरे नारियल की बात हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटों को डेंगू हुआ और कानपुर के एक हॉस्पिटल में दोनों बेटों का इलाज कराने में उनके 2 लाख रुपए खर्च हो गए।
तो मुझे झटका लगा कि मैं तो जितना खर्च कर चुका हूँ उसी को बहुत बड़ा मान रहा था। यहाँ तो ये 2 लाख रुपए खर्च कर चुका। जब बुखार में 2 लाख रुपए खर्च होंगे तो आप समझ लीजिए फिर आगे क्या होने वाला है। तो मैं तो हमेशा से इन लोगों के जाल से लोगों को सावधान करता रहा हूँ। तो इस माध्यम से भगवान ने मुझे जो दंड दिया है, एक रास्ता भी दिया। जब ये चैनल मैंने बनाया था तो मैंने बहुत कुछ इसमें स्वास्थ्य के बारे में वीडियो बनाए थे, जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो बनाए थे। इधर काफ़ी दिनों से मैं केवल रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूँ, और वो रसायन विज्ञान एक महंगा शौक है, सबके बस की बात नहीं होती। हालांकि जो कुछ है सही है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हर आदमी सक्षम बने, जीवन के अवसरों को भोगे, और एक बार अगर रसायन विद्या उसको आ गई, इसमें हाथ डाल दिया उसने और मेरे कहे के अनुसार चल गया, तो उसका जीवन प्रकाश से भर जाएगा। वो मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन ये गलती मैं कर रहा था कि मैं आयुर्वेद के बारे में वीडियो नहीं बना रहा था। और सच तो ये है कि हर अमीर गरीब सबको जीने का अधिकार है। जिसके पास 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है तो क्या उसको मरना पड़ेगा? मर रहे हैं लोग, और 1-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मर रहे हैं। सवाल तो ये। तो इस चैनल का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इस चैनल का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हर आम और खास, गरीब अमीर, कम से कम उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, चैन से जी सके। उसके पास पैसा नहीं है फिर भी वो जीवित रह सके, स्वस्थ रह सके। और मैं भगवान को साक्षी मान करके आज अपनी गलती सुधार रहा हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि आयुर्वेद के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा ही। साथ में ये भी वचन देता हूँ कि जहाँ आपका 1 लाख का काम होगा, वो रोग आपका हजारों में ठीक होगा। लाखों वाला रोग हजारों में ठीक होगा, और हजारों वाला सैकड़ों रुपयों में ठीक होगा। ये मेरा वचन है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहता और ना करूँगा। तो वीडियो देखिए और वीडियो में बताई हुई विधियों का पालन करिए। कोई तथ्य छिपाया नहीं जाएगा। आप उस औषधि को बना करके सेवन करते हैं तो आपको लाभ होगा ही। वीडियो में ही सारी क्रियाएं बता दी जाएंगी कि अमुक रोग में अमुक अमुक चीज़ों का। अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट ले करके तब मुझसे बात करें, क्योंकि मेरे पास अब समय ज़्यादा नहीं रहता, तो मैं सबसे बात नहीं कर सकता। यदि और मैं अब अपना जो है टेलीग्राम नंबर
भी नहीं किसी को देना चाहता और बात भी नहीं करना चाहता। तो आप टेलीग्राम में सुख समृद्धि विज्ञान तलाशिए और मैसेज करिए। यदि आपका मैसेज लगता है कि जवाब देने योग्य है तो ज़रूर मैसेज आपको जवाब दिया जाएगा। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं ईमेल हमारे अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी अब मिला करेगा। वहाँ से ईमेल करके परमिशन लें और तब कहीं कोई आगे बात होगी। बाकी वीडियो में कोई कसर नहीं रहेगी। वीडियो में सारी सावधानियाँ, सारी हर चीज़ में कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनके बारे में नुस्खा सही दूँ और सही दूँगा। इसलिए नुस्खे के बारे में कोई डिस्कस ना करे कि डॉक्टर साहब आपने अमुक वीडियो में ऐसा बताया था, क्या उससे मेरा रोग ठीक हो जाएगा? ये बताया था, क्या ये बात सही है? इस प्रकार की बचकानी बातें तो बिल्कुल मत करें। आयुर्वेद की जितनी निरापद, मतलब वो नुस्खे जो सरलता से बन सकते हैं, वो नुस्खे जिनको लेने में किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान नहीं होना है, वो नुस्खे तो स्पष्ट वीडियो में ही बता दिए जाएंगे। कुछ विशिष्ट नुस्खे और जिनमें सावधानी की ज़्यादा ज़रूरत है, उस प्रकार के वीडियो में नहीं बताएंगे। उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना ही पड़ेगा और उसकी फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कोई भी काम, देखिए, अगर बिना किसी शुल्क के किसी को कोई ज्ञान दिया जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। और पर्सनल आप बात करके, पर्सनल अपनी समस्या बता करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप संतुष्ट रहें। और इसके साथ रसायन के बारे में तो हमारा काम चल ही रहा है। जो लोग उसमें आना चाहते हैं तो वो आएँ, स्वागत है। उसमें आपको नुकसान होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही होगा। और हमारे मिशन में सहयोग करते हैं तो आप मेरा ही नहीं बल्कि अपना ही सहयोग करेंगे। निष्क्रिय रहना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि निष्क्रियता, रिटायरमेंट जिसको कहते हैं कि अब हमें काम क्या करना है, तो अगर निष्क्रिय हो गया व्यक्ति तो मैं उसको एक मरने के समान समझता हूँ। ये रिटायरमेंट क्या होता है? व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसको कार्य करना चाहिए, और जिस दिन वो रिटायरमेंट होता है तो इसका मतलब वो एक्सपायर हो गया। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं, कितना भी बड़ा अधिकारी है, जब तक वो कार्य कर रहा है तब तक उसकी प्रोन्नति होती है, पदोन्नति होती है, लोग जानते हैं, लोग सम्मान करते हैं। और जिस दिन वो रिटायर हो जाता है उसकी वैल्यू उसी दिन से जीरो हो जाती है, समाज में भी और परिवार में भी। तो पेंशन तो अब आगे मिलेगी नहीं, और जिनको पेंशन मिलेगी भी तो तनख्वाह की आधी पेंशन होती है, तो वैल्यू वो भी आधी होगी।
अब जो प्राइवेट सेक्टर में है, काम बंद, धन का आगमन बंद। धन का ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी वहीं से खत्म, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी वहीं से खत्म। ये जो जीवन है बड़ा ही अजीब है। एक समय था जब बिना पैसे के भी लोग जी लेते थे, जीवन काट लेते थे हंसी खुशी परिवार के साथ में, एक दूसरे का सहयोग करने वाले लोग थे। आजकल तो ये हाल है कि अगर आप कमज़ोर पड़े कहीं से भी, तो ना आपका परिवार आपका है, ना कोई सिंपैथी, ना हमदर्दी, और समाज में भी लोग अजीब टाइप के हैं। हमारे यहाँ एक LIU ऑफिसर थे जो रिटायर हुए, CID इंस्पेक्टर थे। वो रिटायर हुए तो मैं उनके घर एक बार मिलने गया, तो वहाँ बातें हो रही थी कि वो बेटा वहाँ मेरी गाड़ी लेके चले जाओ वहाँ पे, और मेरा नाम बता देना, काम मुझे, लेकिन ये मत बताना कि मैं रिटायर हो गया हूँ। तो समझने वाली बात है, ये किसी को करीब 2 साल तक उन्होंने लोगों को पता नहीं चलने दिया कि वो रिटायर हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं रिटायरमेंट बड़ी ख़राब चीज़ है। आज कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई राज्यपाल है, और जिस दिन उसका कार्यकाल पूर्ण होता है सब कुछ छिन जाता है उसका। अधिकार भी गए, सुविधाएं भी गईं, उनकी सुरक्षा भी वो नहीं रहती। हाँ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो 1 साल तक रहती है, पहले 10 साल रहती थी, अब 1 साल रहती है, लेकिन 1 साल बाद तो वो हटेगी ना। इसलिए ये तो बड़े बड़े उदाहरण दे दिए। अब आ जाइए इकाई पर, छोटी इकाई परिवार की। आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आपकी वैल्यू चपरासी से भी गई बीती होगी। न बेटा बात मानेगा, न पत्नी बात मानेगी। अपवाद स्वरूप तो सब जगह होता है कि भाई बहुत अच्छी संस्कारों की महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो चाहे आप किसी भी अवस्था में हों, आपकी सेवा शुश्रूषा, आपका सम्मान सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे लोग कहीं हज़ारों में एक होते हैं, लाखों में एक होते हैं, बाकी तो आप समझ लें कि कुएं में भांग पड़ी है। तो विषय से नहीं भटकना चाहता, पुनश्च उसी बात पर आता हूँ कि अपने जीवन में रिटायरमेंट को ना आने दें, हमेशा काम करें, हमेशा कार्य में रहेंगे तो पावर में रहेंगे, और पावर में रहेंगे तो आप अपना जीवन अपने तरीके से जी सकेंगे। और ये आपको ही नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मुझे रिटायरमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए मैं चैनल में वीडियोस की नियमितता बरकरार करने की कोशिश करूँगा। कितना भी मेरे पास समय ना हो, फिर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और एक गुरुतर भार जो मेरे ऊपर भगवान का है, क्योंकि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा दंड दे करके भगवान ने मुझे सही मार्ग पर बुलाया है कि तेरा कार्य जो है वो कर, और
उन गरीबों के बारे में भी सोच जो अपने इलाज में, अपने जीने के लिए आशा भरी नज़रों से देखते हैं। और यूट्यूब पर भी लोग सर्च करते हैं कि मेरा अमुक रोग ठीक हो जाए, कैसे भी मरता क्या न करता, सब जगह से निराश होकर के, और तब वो कोई ऐसा सहारा खोज रहा होता है कि उसको कहीं से सही सलाह मिल जाए, उसको कहीं से सही उपचार मिल जाए और वो ठीक हो जाए। तो मानवता की सेवा के लिए इस परम पिता, परम पूज्य उन आदि भगवान शिव और श्रीमन नारायण की प्रेरणा से मैं इस भार को स्वीकारता हूँ। और यदि मेरे वचनों से, मेरे वीडियो से, मेरे बताए हुए किसी नुस्खे से किसी का भी भला होता है, कोई भी रोग मुक्त होता है, तो मैं भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानूंगा। और यही मेरी इच्छा है। जो ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है, उसके एवज में मुझे अपने समाज की, अपने देश की, अपने धर्म की सेवा करनी है। वरना तो कितनी देर लगती है आदमी को मरने में। मुझे जीवित रखा भगवान ने, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए जीवित रखा है। और वो काम मैं ईमानदारी से निभाऊंगा और भगवान से क्षमा मांगता हूँ। यदि कोई गलती हुई हो, आगे हो, तो आप मुझे संभालना। इसी के साथ जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और जय श्री राम, जो कि आपको जबरन बोलना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।